अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, कल तक हमने वेक्टर की टाइप्स पढ़ी थी कि किन किन टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। यानी हमने अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा कि वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब हमने देखना है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो वेक्टर्स हैं और स्केलर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी एडिशन, ये दोनों मुख्तलिफ होती है। आप आराम से स्केलर्स में 5+5 कर सकते हो, लेकिन जब हम वेक्टर्स की तरफ आते हैं तो हम 5 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर आराम से नहीं कर सकते हम। ओके, उनके लिए हमें हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। हेड टू टेल रूल से एडिशन होती है। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट से हमने प्रोडक्ट लेना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। बच्चों, जब दो वेक्टर्स आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हों कि वो एक स्केलर क्वांटिटी दे दें, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। When two vectors multiply in such a way that they give a scalar quantity, it is known as scalar product। या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज के बीच में हम क्या करते हैं, डॉट डालते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। होता है स्टार्ट में होता है। लेकिन अगर आप देखो, वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी होता है डिस्टेंस ही है, लेकिन डायरेक्शन के साथ। और फोर्स का भी बताते हो कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताते हो कि आपने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लगाई है। ठीक है, लेकिन जब वो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें वर्क देते हैं, तो वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप बताते हो कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया, किस डायरेक्शन में? आपको मैंने 50 जूल का काम किया है, क्या आप कभी बताते हो मैंने किस डायरेक्शन में काम किया? नहीं ना। तो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं कहती हूँ इस घोड़े ने इतना ज़्यादा काम किया है, इस गधे ने इतना काम किया है। डायरेक्शन बताते हैं हम, किस डायरेक्शन में काम किया? नहीं बताते ना। तो स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जब दो वेक्टर्स मिलके एक स्केलर क्वांटिटी दे, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला ये है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड बताते हैं, फिर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में कॉज ऑफ थीटा। अब काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने कॉज ऑफ थीटा क्यों लिखा है। डॉट प्रोडक्ट में क्यों लाजमी है कि कॉज ऑफ थीटा ही आए, साइन ऑफ थीटा क्यों नहीं आ सकता? बच्चों, उसकी रीजन भी हम आपको देंगे और हम आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देंगे, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। लेकिन हम बिल्कुल एक फ्लो के साथ चलते हैं ना। तो आगे देखते हैं मैक्सिमम वर्क डन। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास मैक्सिमम वर्क कहाँ पे डन हो सकता है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, वर्क इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यानी अगर आप कोई हैमर पकड़ के ये जो आपके पास नेल है, इसको मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप दीवार के अंदर इसको डालना चाह रहे हो, तो देखो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है। जितना नेल अंदर जाएगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। देखो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यानी कॉज जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब वो डायरेक्शन सेम हो तब वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। जब आप इन दोनों की डायरेक्शन सेम रखोगे, मैक्सिमम वर्क तब ही होगा ना। अगर आप किसी और एंगल से आप नेल को अंदर डालना चाह रहे हो, तब वो नहीं जा सकेगा अंदर, है ना। यही बात है, तब मैक्सिमम वर्क तो नहीं होगा। मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब आएगा हमारे पास? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 हो। तो कॉज ऑफ 0 हमें क्या देता है? 1 देता है। यहाँ पे इक्वेशन देखिए, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं वर्क डन इक्वल है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू थीटा हमारे पास क्या है? 0 है। कॉज ऑफ 0 क्या हो गया? 1। तो कॉज ऑफ 0 1 है। 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, एफ एंड टी की जो भी वैल्यू आई है वो मैक्सिमम देगा। इसके अलावा अगर आप थीटा की कोई और वैल्यू डालते हो, कोई और, तो 1 से ज्यादा वैल्यू तो दे नहीं सकता। तो 1 क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। वर्क डन। और इससे आपको पता चला कि हमें कॉज ऑफ थीटा ही डालना है। देखिए, अगर हम साइन ऑफ थीटा डालते तो साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0। यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम वर्क डन हुआ है, मिनिमम तो नहीं हुआ। ये तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाती, वर्क डन 0 हो जाता, तो वो गलत मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे परफेक्ट है इस इक्वेशन में। अब आ जाते हैं कि 0 वर्क डन कब होता है। 0 वर्क डन कब होता है?
वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। चलिए अब देखते हैं कि वर्क डन जीरो कब होता है। बच्चों वर्क डन जीरो तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे? यानी यहाँ पर नीचे फिगर में इन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि एक बंदा फोर्स से ना बॉक्स को डिस्प्लेस करना चाह रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी ना, जिस तरफ वो उसको घसीट रहा है बॉक्स ने उसी तरफ मूव करना है ना, यही बात है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, ठीक है, तब वो वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जा वो आगे की तरफ रहा है लेकिन बॉक्स को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन मैक्सिमम नहीं है, वर्क डन मिनिमम है। देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है उसकी, आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो है वर्क डन जो है वो मिनिमम हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया है। बच्चों साइंस कहती है कि अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, सिर्फ तब वर्क किया आपने। अगर आप कोई बैग उठा के जा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और बैग आपने उठाया हुआ है, आप कोई काम नहीं कर रहे, आपने बुक्स पकड़ी हुई है ढेर सारी, आपको तो लग रहा होगा कि आपने काम किया, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में अगर आपने ज़्यादा सारी बुक्स उठाई हुई हैं और आप चल रहे हैं बेशक जितना ज़्यादा चल रही है, फिजिक्स की अल्फाज में यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि वर्क को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ओके बच्चों, वर्क जो है वो दो तरह से ज़ीरो हो सकता है, या तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कि आप बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हिल रहा, वो आगे नहीं मूव कर रहा, बेशक आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, वर्क तो नहीं किया ना आपने कोई भी। दीवार है, आप उसको आगे घसीटने की कोशिश किए जा रहे हो लेकिन वो मूव भी नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, तो वर्क भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का एंगल हो, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, तब भी वर्क नहीं होगा। मैथमेटिकली देखें, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉज ऑफ थीटा डालेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो उन्होंने बताया कि बॉक्स अगर मूव नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी और वो डिस्प्लेसमेंट सबको जीरो कर देगी, पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगी, इसलिए यहाँ पे वर्क जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि अगर फोर्स भी हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन हमारे पास थीटा 90 है, तो कॉज ऑफ 90 जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, कॉज ऑफ 90 जीरो हो गया, इस जीरो की वजह से भी पूरी इक्वेशन जीरो होगी, तो ये जीरो वर्क डन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव कब होता है वर्क डन? बच्चों फर्ज करो कि आप कोई फोर्स लगा रहे हो बॉक्स पे, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो बॉक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन क्या चीज़ है जो बॉक्स को मूव करने से रोक रही है? हाँ, अगर आप बहुत ही खुरदुरी सी ज़मीन पे हो और आप उस पे बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हो और बॉक्स बहुत मुश्किलों से मूव हो रहा है, तो क्या चीज़ है जो उसको मूव नहीं करवा रही? फ्रिक्शन। सरफेस और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको मूव नहीं होने दे रही, और फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ से नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, ठीक है, तो वो 180 का एंगल बना लेती है, तो cos 180 हमें पता है -1 के इक्वल होता है। मैथमेटिकली देखिए, वर्क डन इक्वल है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट की तरफ हो रही है और फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है? वेस्ट की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अभी यहाँ हम सिर्फ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का देख रहे हैं, यानी मोशन एंड फ्रिक्शन का देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 का बन रहा है और cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन नेगेटिव में आ जाता है। ये -1 इनके साथ इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये नेगेटिव वर्क डन है।
ठीक है बच्चों, ये 3 तरह के वर्क थे जो हमने पढ़े कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और नेगेटिव कब होता है। आई होप कि आपको स्केलर प्रोडक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट आया है। आगे से हम स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।